Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के अर्थ, प्रकार और प्रकृति, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड नेचर के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, प्रकार एवं प्रकृति जानने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली गतिविधि है। जब हम शिक्षा को एक व्यवस्थित, संस्थागत, औपचारिक एवं राज्य प्रायोजित गतिविधि के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षा के तीन रूप स्पष्ट होते हैं, जो निम्न हैं। वह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें शिक्षा देने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। सेकंड, दूसरी वह स्थिति है जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक होती है। बालक अपने अनुभवों से सीखता है, यानी बालक करके सीखता है। थर्ड, तीसरी स्थिति में शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया तो होती है, किंतु औपचारिकताओं में शिथिलता होती है। यह शिक्षा के तीन रूप स्पष्ट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के चार महत्वपूर्ण उद्देश्य माने गए हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत उद्देश्य। सेकंड, सामाजिक उद्देश्य। थर्ड, राष्ट्रीय उद्देश्य। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। फर्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। इस उद्देश्य के समर्थक एवं प्रतिपादक व्यक्ति को समाज में अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तियों से मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने हितों की रक्षार्थ के लिए समाज का निर्माण किया है। व्यक्तियों के योगदान से ही समाज की उन्नति एवं प्रगति हो पाई है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में जो ये व्यक्तिगत उद्देश्य है, यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह शिक्षा के लिए व्यक्ति को महत्व देता है कि व्यक्ति ही अपने हितों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देता है, शिक्षा को प्राप्त करता है। सेकंड है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति का समाज से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति का समाज में ही जन्म होता है तथा समाज में रहकर ही वह अपनी उन्नति एवं प्रगति करता है। देखिए, व्यक्ति के लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ समाज भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज में रहकर ही सारी शिक्षा भी ग्रहण करता है। व्यक्ति के लिए, अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति को समाज की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा और समाज एक सिक्के के दो पहलू के रूप में हैं। थर्ड है शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। इस उद्देश्य के समर्थक राष्ट्र के महत्व को स्वीकार करते हैं। शिक्षा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुरूप राष्ट्र के कल्याण में भाग ले सकें, तभी राष्ट्र की उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि अपने देश में ऐसे नागरिक तैयार करें जो देश का निर्माण करें, देश को शिखर तक ले जाएं और देश की उन्नति में सहायक हो। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। फोर्थ, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षा के वे उद्देश्य आते हैं जो किसी वर्ग, जाति, समुदाय, राष्ट्र या व्यक्ति विशेष का मात्र भी भेदभाव नहीं रखते हैं। समस्त मानव जाति के कल्याण एवं उत्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं। देखिए, शिक्षा एक ऐसे नागरिकों के निर्माण करने में सहायक होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, राष्ट्र, व्यक्ति
आदि से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्रोत। देखिए, जो हमको ये शिक्षा के महत्वपूर्ण 4 उद्देश्य हैं, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से निकले हैं, इनके स्रोत क्या हैं, जहाँ से ये शिक्षा के उद्देश्य आए हैं। सबसे पहला दर्शन, फर्स्ट दर्शन। शिक्षा का विवेचन सदैव मानवीय संदर्भ में किया जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और समाज के मध्य जीवन जीने के लिए तैयार होता है और समाज के लिए ही जीता है। हर समाज का जीवन जीने का अपना तरीका होता है। समाज के आदर्शों की प्राप्ति अपने उद्देश्य पर आधारित होती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही वह सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करता है। समाज के आदर्शों की प्राप्ति अपने उद्देश्य पर आधारित होती है। समाज जैसे व्यक्ति समाज में रहता है, उसके जैसे उद्देश्य होते हैं, वो वैसे ही आदर्श प्राप्त करता है व्यक्ति। समाज को अपने आदर्शों की प्राप्ति अपने युग की विशिष्ट विचारधाराओं से प्राप्त होती है। यह विचारधाराएं आध्यात्मिक से सांसारिक अथवा सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर विकसित होती हैं। देखिए, युग की विशिष्ट 2 विचारधाराएं हैं। फर्स्ट विचारधारा आध्यात्मिक से सांसारिक और सेकंड विचारधारा सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर विकसित होती है। सेकंड है समाजशास्त्र। मानव का अस्तित्व परिवार से है। परिवार समाज की एक लघु इकाई है। परिवार से मिलकर समाज बनता है। उसी समाज में मनुष्य रहता है। देखिए, मानव का जो अस्तित्व विद्यमान है वो परिवार में है। परिवार समाज है। सभी परिवारों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति जिस जैसे समाज में रहता है वैसा ही सीखता है। प्रत्येक समाज की अलग अलग संरचना होती है, अलग अलग विश्वास होते हैं, अलग अलग जीवन जीने के तरीके होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अमान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। समाज के अपने मूल्य भी अलग अलग होते हैं। इसलिए दर्शन के पश्चात समाजशास्त्र को शिक्षा के उद्देश्य के स्रोत की श्रेणी में रखा गया है। दर्शन के सबसे पहले दर्शन आता है और दर्शन के बाद सेकंड नंबर पर शिक्षा शिक्षा के स्रोतों में समाजशास्त्र का नाम रखा गया है। थर्ड है मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के उद्देश्य के स्रोत में क्या भूमिका है। मनोविज्ञान प्रत्येक काल और स्थिति में शिक्षा के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। किंतु आधुनिक युग में मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र से प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने के संदर्भ में इनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए भी मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन, उन्होंने कहा था कि बच्चा या छात्र वैसा ही सीखता है जैसा जैसे वह समाज में रहता है। अर्थात वॉटसन ने कहा था कि आप मेरे को एक बालक दे दीजिए, उस बालक को मैं वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हो। अच्छे से अच्छा चिकित्सक, अच्छे से अच्छा इंजीनियर, अच्छे से अच्छा शिक्षक बन जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं संविधान। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रशासन संहिता होती है, जिसे पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत संविधान कहा जाता है। देश जिस प्रकार की रीति नीति से शासन करने में रुचि रखता है, उसी का अनुसरण उस देश की प्रशासन संहिता में किया जाता है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण संविधान भी आता है।
जिस देश में जिस प्रकार का संविधान है, उस देश के शिक्षा के प्रति वैसे ही उद्देश्य होंगे। फिफ्थ है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अपने नाम के अनुरूप एक व्यापक संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक पक्ष वैश्वीकरण के रूप में दिखाई देते हैं। आज विश्व ही एक समाज हो गया है। सांस्कृतिक रूप से परिवार तो रहन सहन, खान पान से जोड़कर दिखाई दे ही रहे हैं। अतः वैश्वीकरण शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, आज पूरा विश्व एक समाज की तरह जुड़ा हुआ है। सारे देश एक समाज की तरह जुड़े हुए हैं, आपस में व्यापार होता है। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो भी वैश्वीकरण की ओर है। थैंक यू दोस्तों।